Hello everyone, I am Shefali. I welcome you all in your accountancy class. We were discussing about dissolution of firm. वहाँ हमने रियलाइजेशन अकाउंट की बात की, वर्कमैन कंपनसेशन फंड की बात की कि उसको कैसे ट्रीटमेंट देना है। तो अब हम कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें डिस्कस करते हैं कि हमें कैसे कैसे जो है वो डिफरेंट हमारी जो रियलाइजेशन में आने वाली आइटम्स हैं उन्हें कैसे ट्रीट करना है। तो फर्स्ट हमने कहा था कि आप जो है वो एसेट्स की मैं बात करूं कि एसेट्स को बुक वैल्यू पर ट्रांसफ़र करना है रियलाइजेशन अकाउंट में। वो ठीक है, वो हमने देखा समझा। एसेट्स अगर आपने जो है वो सेल कर दी कैश में, तो आपने जो है वो एंट्री कर देनी है कि आपके पास कैश आ रहा है और वो कहाँ जाएगा कैश, क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट में ही हमें सेल करनी है एसेट्स। तो ये एंट्री आप कर दोगे जब आप सेल कर रहे हो एसेट्स। कई बार सेल करने की बजाय एसेट्स जो होंगी दैट विल बी टेकन ओवर बाय पार्टनर, कि पार्टनर जो है वो एसेट्स को टेक ओवर करेगा, ले लेगा। अब वो एसेट ले रहा है, उसका हमने कुछ पैसा ऑलरेडी देना है पार्टनर का। अब पार्टनर का ऑलरेडी कुछ पैसा आपने देना है, उसने कहा कि चलो मैं एक एसेट ले लेता हूँ, तो उसके कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे ना, नोट करना पड़ेगा उसके कैपिटल में भी उसने इतने रुपए की प्रॉपर्टी जो है वो फर्म की ले ली, ताकि फ्यूचर में हमें उसे उतनी पेमेंट कम देनी पड़े। तो यहाँ एंट्री क्या कर दोगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसके कैपिटल अकाउंट में नोट तो करेंगे। टू, आप एसेट को जो है, जो भी आपकी एसेट है, वो एसेट का नाम यहाँ नहीं लिखना है। आई रिपीट, नहीं लिखना है। यहाँ आपने रियलाइजेशन अकाउंट का यूज़ करना है। अब इसके पीछे का कारण क्या है कि एसेट सारी रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र हो चुकी हैं, उनकी अपनी अब कोई आइडेंटिटी नहीं है। चाहे वो फर्नीचर हो, चाहे वो लैंड एंड बिल्डिंग हो, चाहे वो कोई भी और एसेट हो, उनका अपना कोई आइडेंटिटी नहीं है। वो रियलाइजेशन अकाउंट में सारी ट्रांसफ़र हो चुकी हैं। तो किसी भी एसेट की बात होगी तो रियलाइजेशन अकाउंट का यूज़ होगा। ये थी टेकन ओवर बाय पार्टनर। अब दूसरा केस आता है कि पार्टनर टेक ओवर करने की बजाय एसेट को कोई क्रेडिटर है, उसका हमने पैसा देना है, तो वो क्रेडिटर जो है ना उसको हमने एसेट दे दी। तो आप यहाँ लिखो कि गिवन टू क्रेडिटर, कि आपने किसी क्रेडिटर का कुछ पैसा देना था, उसके बदले आपने उसको एसेट दे दी। तो उस केस में क्या करें, आपने अगर सपोज करो किसी क्रेडिटर का 1,00,000 रुपीज़ देना था, 50,000 का आपने उसको फर्नीचर दे दिया, तो जो आपने एसेट क्रेडिटर को दी उसके लिए देयर विल बी नो एंट्री। क्रेडिटर को जो एसेट दी है उसके लिए कोई एंट्री नहीं होगी। बाकी का बचा हुआ जो पेमेंट है क्रेडिटर को, जब वो रिमेनिंग पेमेंट अगर कुछ बचा है, अगर उसका सारा क्लियर है रिकॉर्ड, तो दिक्कत ही नहीं। अगर अभी कोई 20,000, 30 या 50,000 क्रेडिटर के देने रहते हैं, तो वो रिमेनिंग अमाउंट के लिए आप एंट्री डालोगे कि क्रेडिटर अकाउंट आपने जो है वो यहाँ पर जो है रियलाइजेशन के थ्रू ही लेना है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, रिमेनिंग पेमेंट के लिए। तो एसेट गिवन टू क्रेडिटर, देयर विल बी नो एंट्री। अब बात आती है लाइबिलिटीज़ की। ये बात थी हमारी एसेट्स से रिलेटेड। अब हम डिस्कस करते हैं कि लाइबिलिटीज़ के केस में क्या हो। तो लाइबिलिटीज़ को भी अगर तो आपने जो है वो पेड करा है इन कैश, यू हैव पेड योर लाइबिलिटी इन कैश, तो आपने जो है वो सिंपल जो है वो रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू एंट्री डाल देनी है। खर्चा हो रहा है, पेमेंट कर रहे हो, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। ये तो है कि जब आपने कैश में पेमेंट कर दी। दूसरा क्या है कि वही बात कि लाइबिलिटी जो है वो पार्टनर ने टेक ओवर कर ली, लाइबिलिटी जो है वो टेकन ओवर बाय पार्टनर। तो उस केस में क्या करना है, जब पार्टनर ने जो है वो टेक ओवर कर ली हो लाइबिलिटी हमारी,
पिछली बार उसने एसेट टेक ओवर की थी तो उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना पड़ा था। इस बार पार्टनर ने लाइबिलिटी टेक ओवर की है, यानी वो पे करेगा फर्म के बिहाफ पे लाइबिलिटी। तो उसके बदले उसको याद रखना होगा ना कि उसको पैसा उसके कैपिटल अकाउंट में देना है। तो यहाँ आप क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू पार्टनर का कैपिटल अकाउंट हम क्या कर देंगे, क्रेडिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कि पार्टनर का कैपिटल अकाउंट हमने कर दिया क्रेडिट। अब अगर हमारी कोई लाइबिलिटी है, उसको पे करने के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन ना हो कि हमने उस लाइबिलिटी को पे किया या नहीं किया, तो आपने ये अज्यूम कर लेना है कि ऑल लाइबिलिटीज हैव बीन पेड। कि अगर आपको क्लियर भी ना करे कि आपने किसी क्रेडिटर को पैसा दिया है नहीं दिया है, तो यहाँ आपने अज्यूम करके चलना है कि सारी लाइबिलिटीज को मैंने पे करा है। एसेट के केस में ऐसा नहीं होता है। अगर एसेट्स के केस में देयर इज नो इन्फॉर्मेशन, तो आपने ये मानना है कि ये मेरी एसेट नहीं बिकी, इसके बदले मेरे को कैश या बैंक में पैसा नहीं आया। अब आती है बात कि ये जो एसेट्स को बेचना, लाइबिलिटीज को जो है वो पे ऑफ करना, इसके लिए कई बार कुछ खर्चे भी करने पड़ते हैं, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस भी हो जाते हैं हमारे। मोस्ट ऑफ द टाइम तो फर्म ही पे करती है, ये ध्यान में रखना। कुछ और मेंशन ना हो तो आपने अपनी तरफ से अज्यूम करना है कि फर्म ने पे किए। कई बार हम पार्टनर को कहते हैं आप पे कर दो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, हम आपको कुछ कमीशन दे देंगे। तो उस केस में जो है वो हमें उसको कमीशन देने की एंट्री करनी है। होंगी सारी एंट्रियां रियलाइजेशन की हेल्प से, ये ध्यान रख के चलना है। तो यहाँ अब हमें उसी के रिगार्डिंग हम डिस्कस करेंगे एक न्यूमेरिकल, कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस में डिफरेंट केसेस हों तो हमें कैसे कैसे उसका ट्रीटमेंट करना है। तो यहाँ हम बना लेंगे जर्नल का फॉर्मेट हमारा। दैट इज फॉर डेट, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट एंड पर्टिकुलर्स। तो यहाँ आपके पास डिफरेंट केसेस होंगे, उन्हीं को मैं डिस्कस करूंगी कि उनके लिए क्या क्या है हमारे पास ट्रीटमेंट। फर्स्ट आपको एंट्री में बोला है इसने कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 5,000 रुपीज़। सिंपल रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 5,000 हुए। मैंने कहा कि अगर कुछ और ना मेंशन हो तो सिंपली यही मानना है कि फर्म ने पे किए। तो फर्म को पे करना है तो रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू पे कर देगी। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या टू बैंक। आपके 5,000 के एक्सपेंसेस हैं, 5,000 रुपीज़ फर्म ने पे कर दिए रियलाइजेशन से। कैश नहीं है तो बैंक के थ्रू पे हो जाएंगे। तो ये एंट्री हो गई हमारी क्लोज। अब आते हैं सेकेंड एंट्री पर। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 8,000 वर पेड बाय पार्टनर एक्स। अब फर्म ने पे करने थे ये 8,000, बिकॉज और कुछ कहा ही नहीं, पार्टनर ने पे कर दिए। पार्टनर ने अपनी फर्म के बिहाफ पे कर दिए रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। तो पार्टनर को देना तो पड़ेगा पैसा वापस, वो तो वैसे ही उसने फर्म के बिहाफ पे दिए। कहा तो नहीं गया ना कि पार्टनर बॉर्न करेगा। बॉर्न करने का मतलब होता है जब हमने पार्टनर से भरवाने हो तो लिखा जाएगा वर्ड टू बी बॉर्न बाय, BORNE। बॉर्न का मतलब कि पार्टनर की जिम्मेवारी है। यहाँ तो नहीं कहा इसने कि पार्टनर की जिम्मेवारी थी। तो फिर भी पार्टनर अगर फर्म के बिहाफ पे करके आया है तो वो अपना कॉम्पनसेशन वापस लेगा, यानी उसके कैपिटल अकाउंट को आपने क्रेडिट करना है। तो रियलाइजेशन अकाउंट तो सेम डेबिट होगा ही। इस बार आपका कैश नहीं जा रहा, इस बार आप पार्टनर को जो है वो क्रेडिट दोगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 8,000 के एक्सपेंसेस थे, 8,000 से एंट्री, उसके बाद हो जाएगा ये क्लोज। देन आ जाते हैं थर्ड केस पे। थर्ड केस में कह रहा है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो हैं वो आपके अगर 10,000 के हैं, पेड बाय द फर्म ऑन द बिहाफ ऑफ पार्टनर। कई बार होता है कि पे तो पार्टनर को करने होते हैं लेकिन फर्म पे कर देती है पार्टनर के बिहाफ पर। देखो उल्टा हो गया केस, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी पार्टनर की लेकिन पे फर्म ने कर दिए, तो पार्टनर से वापस मांगने पड़ेंगे, भाई फर्म पे कर रही है आपके बिहाफ पे, आप वापस दो। तो यहाँ पार्टनर का कैपिटल अकाउंट जो है वो
डेबिट करके हम पार्टनर से वापस मांगेंगे। 2 यहाँ पर हमने पे कर दिए हैं, तो फिर आपका बैंक अकाउंट आएगा, क्योंकि फर्म ने पे कर चुकी है फर्म, तो फर्म के बैंक अकाउंट से एक बार कट चुके हैं और वो पार्टनर से मांग रही है कि पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट करके 10,000 के एक्सपेंसेस है, 10,000 रुपीज़ से एंट्री हो जाएगी। नेक्स्ट आपके पास क्या केस हो सकता है कि आपके रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हुए और फर्म ने पे कर दिए यहाँ पर, और यहाँ पे कह रहा है कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 15,000 पेड बाय फर्म। मिस्टर एक्स एक पार्टनर थे, उन्हें ये सारे एक्सपेंसेस को जो है वो बियर करना था। अब ये केस जो है वो पिछले वाले से हम अगर सोचें तो यहाँ पर कोई डिफरेंस यहाँ पर हमारे पास है, सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि एक्स का कैपिटल अकाउंट बताया है कि एक्स पार्टनर का नाम है, पहले मैंने खाली पार्टनर मेंशन किया था, यानी सेम टू सेम केस था, कोई और डिफरेंस नहीं था कि फर्म ने पे करे हैं पार्टनर के बिहाफ पे, तो फर्म वापस मांग लेगी पार्टनर से और बैंक से एक बार अपना माइनस कर लेगी। उसके बाद कहता है कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आपके जो हैं वो फर्म ने पे कर दिए 20,000 के थे, जिसमें से वो कहता है कि 20 में से फर्म को सिर्फ 8,000 ही पे करने थे, बाकी का बैलेंस जो है ना वो पार्टनर को पे करना था। अब फर्म ने तो सारे ही पे कर दिए, जबकि फर्म को जो है वो 8,000 उठाने थे 20 में से, तो वो जो एक्स्ट्रा फर्म ने पे किए हैं पार्टनर के बिहाफ पे, वो पार्टनर से वापस मांगे कि एक्सपेंसेस उतने कि भाई मुझे पे करो वापस। तो यहाँ इस केस में टोटल एक्सपेंसेस जो फर्म पे करके गई है, मैं 2 बैंक एडवांस में ही लिख दूँ यहाँ पर, वो 20,000 के हैं, जिसमें से फर्म ने सिर्फ 8,000 की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी, बाकी पार्टनर की थी, तो 12,000 फर्म ने पार्टनर के नाम से पे करे हैं, वो उससे वापस मांग लेगी। मारुति कैपिटल अकाउंट, पार्टनर का नाम मारुति है। 12,000 जो फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू भर देगी, उतने 8,000 रुपये फर्म ने कहा था मैं पे कर दूंगी। बस सॉल्व हो गया ये चीज़ भी, एंट्री हो गई क्लोज। अब आ जाते हैं हमारे पास नेक्स्ट केस। यहाँ कहता है कि आपके जो है वो डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस जो है वो 20,000 के थे, 8,000 जो है वो फर्म को पे करना था, बाकी का बैलेंस मारुति को। यहाँ तक बात सेम है, लेकिन सारे एक्सपेंसेस इस बारी मारुति ने पे कर दिए, यानी मारुति ने फर्म वाले भी पे कर दिए। तो मारुति को जितने फर्म ने कहा था कि मैं पे करूंगी, उतना तो मारुति जो है वो फर्म से अपना रिफंड मांगेगा कि मुझे रिफंड करो भाई, मैंने फर्म के बिहाफ पे दे दिए। तो यहाँ फर्म के बैंक अकाउंट से कुछ नहीं जा रहा, तो बैंक अकाउंट यहाँ लेने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली मारुति को उसका रिफंड दे दो जितना बनता है। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट और 2 मारुतिस कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ फर्म ने कहा था कि मैं 8,000 पे करूंगी, तो 8,000 जो मारुति फर्म के बिहाफ पे करके गया, उतने उसको वापस कर दो, रिफंड कर दो। तो इस तरह से डिफरेंट केसेस हैं हमारे पास, जिन्हें हमें समझना है और उसके साथ एंट्री करनी है। अब सुधीर एक पार्टनर है, उसको आपने 10,000 का ना रेम्युनरेशन देने को कहा है। रेम्युनरेशन मतलब एक कमीशन देने की बात की है कि आप डिसोल्यूशन का काम देखोगे, और उसने सारे एक्सपेंसेस पे करने का प्रॉमिस किया और 16,000 के एक्सपेंसेस हुए, बट उसने वो एक्सपेंसेस पे नहीं किए, फर्म ने पे कर दिए वो एक्सपेंसेस। उसने कहा था कि मैं पे करूंगा, बट उसने वो एक्सपेंसेस पे नहीं किए। तो यहाँ समझने वाली बात है कि 16,000 रुपीज़ जो है ना वो सुधीर को पे करने चाहिए थे, उसने नहीं पे किए, लेकिन उसने 10,000 कमीशन के फर्म से ऑलरेडी लेने हैं। तो हम उससे कहेंगे कि भाई 10,000 तूने कमीशन के फर्म से लेने हैं और 16,000 फर्म तेरे बिहाफ पे एक्सपेंसेस पे कर रही है, तो तू 6,000 फर्म को वापस कर दे, हिसाब क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ यही करना है हमें कि आपके जो फर्म ने जो है टोटल एक्सपेंसेस इस बार कितने पे किए हैं, 2 बैंक अकाउंट अगर आप लिखो 16,000 के। फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल नहीं थी ये पे करना, सुधीर ने कहा था मैं पे करूँगा। वैसे तो हम सुधीर से सारे वापस मांगते, उसका कैपिटल अकाउंट पूरे 16 से मांगते,
बट उसको हमने कमीशन प्रॉमिस किया हुआ है 10,000 का, तो कमीशन को काट के बाकी पैसे सुधीर से मांग लो। सुधीर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सुधीर से कमीशन उसका काट के 6,000 मांग लो। और कमीशन क्योंकि खर्चा है फर्म का, तो कमीशन को कहाँ से चार्ज कर लो, रियलाइजेशन से। 10,000 का कमीशन मैंने रियलाइजेशन अकाउंट से चार्ज कर लिया। अब नेक्स्ट हमारे पास केस एक और बताया गया है कि एक रवि पार्टनर है, उसको हमने 15,000 का कमीशन अलाउ किया हुआ है और उसको सारे एक्सपेंसेस जो हैं वो पे करने थे, और 5,000 जो है ना एक्सपेंसेस हुए और वो जो है वो फर्म ने पे कर दिए। इस बार फिर से जो है वो फर्म पे करके आ गई एक्सपेंसेस, और जबकि पे किसको करने थे, यहाँ पर रवि को पे करने थे। तो अब हमें ये देखना है कि भाई रवि का कमीशन तो है 15,000 का, एक्सपेंसेस सिर्फ 5,000 ही हुए हैं, तो वो रवि अगर पे कर भी दे एक्सपेंसेस तो भी तो फर्म से वो मांगेगा ना बाकी का उसका बचा हुआ कमीशन। तो यहाँ हमें एक देखना है कि फर्म पे करके आई है टू बैंक करके 5,000 रुपीज़ के एक्सपेंसेस, फर्म के बैंक अकाउंट से जो है वो 5,000 डिडक्ट हुए हैं, और जबकि रवि को पे करने थे। तो रवि ने फर्म को कहा कि मेरा 15,000 का जो कमीशन आपने कहा है, आप एक्सपेंसेस के 5,000 काट लो जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी बट मैंने नहीं किए पे, तो बाकी का मेरा कमीशन दो मुझे। तो रवि का कैपिटल अकाउंट जो है वो आप 10,000 से क्रेडिट कर दो क्योंकि उसने 15,000 मांगे थे कमीशन में, और रियलाइजेशन अकाउंट से सारा ये खर्चा जो है वो चार्ज हो जाएगा। रियलाइजेशन से टोटल 15,000 चार्ज हुए, 5,000 फर्म ने एक्सपेंसेस दे दिए, बाकी का कमीशन रवि को उसका दे दिया जितना भी बनता था। अब नेक्स्ट हमारे पास केस क्या है कि अनिल एक पार्टनर है, उसने रेम्युनरेशन जो है वो उसको हमने 20,000 का पे करना है यानी कमीशन उसका। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हुए 7,500 के, और इस बार फिर से फर्म ने पे कर दिए, जबकि पे तो अनिल को करने थे, लेकिन फिर से जो है वो यहाँ पर, तो यहाँ एक ध्यान देने वाली चीज़ हमारे पास क्या है कि इस बार ऐसा नहीं बोला गया है कि अनिल को जो है वो एक्सपेंसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने दी, कहीं नहीं कहा गया है कि अनिल की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर फर्म पे कर रही है तो हम ये मानेंगे कि ठीक है फर्म ने पे कर दिया, इट्स ओके। अगर उसको हम कमीशन दे रहे हैं अनिल को, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो एक्सपेंसेस भी जो है वो पे करे। जब तक सम में क्लियर ना कहा जाए कि अनिल की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो एक्सपेंसेस को पे करता, तब तक हमने अपनी तरफ से नहीं मानना। तो यहाँ कह रहा है कि फर्म ने उसको डिसोल्यूशन का कमीशन के नाम पे 20,000 बोला है कि कमीशन दूंगी, और 7,500 के फर्म जो है वो एक्सपेंसेस पे कर रही है। बिल्कुल नहीं कहा गया कि अनिल के बिहाफ पे दे रही है, इट मीन्स फर्म ने अपने देने थे, फर्म ने पे कराई फर्म। तो ये पिछले वालों से अलग केस है, ध्यान रख के चलना। अनिल की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी कि वो पे करे। तो फर्म का टोटल खर्चा हो गया 20,000 प्लस 7,500, तो अनिल को उसके कैपिटल अकाउंट में दे देगी उसका कमीशन, और टू जो है वो बैंक करके जितने एक्सपेंसेस फर्म 7,500 के पे करके आई उसकी एंट्री कर देगी। अगर इस समय मैं रीड करूं, नेक्स्ट एंट्री में भी सेम ही बात कही जा रही है आपको कि आपका सुधीर एक पार्टनर था, उसको आपने रेम्युनरेशन पे किया है 25,000 का, और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 9,000 हुए फर्म ने पे किए। कहीं उसने कहा ही नहीं कि सुनील की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो फर्म ही पे करेगी। सेम आपकी जो है एंट्री होगी जैसे मैंने पिछले केस में बताया आपको। यहाँ भी फर्म जो है वो एक तो पे कर देगी उस पार्टनर को, सुनील को, उसका कमीशन 25,000 प्लस 9,000 फर्म ने एक्सपेंसेस के पे करे। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, पार्टनर का नेम है सुनील, सुनील कैपिटल अकाउंट, और टू बैंक, फर्म ने जो है वो 9,000 के एक्सपेंसेस पे किए हैं, 25,000 का कमीशन। पहले हम जो कह रहे थे ना कि पार्टनर से हमने इतना लेना है काट के बाकी की एंट्री कर दो, वो तब था जब पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो पे करे। यहाँ पार्टनर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई ही नहीं गई। नेक्स्ट एंट्री में कहा है कि अगर पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है
कि पार्टनर ने एक्सपेंसेस पे करने थे और उसने एक्सपेंसेस पे कर दिए, इफ़ पार्टनर इज रिस्पॉन्सिबल एंड ही इज पेइंग द एक्सपेंसेस, देन फर्म को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, देयर विल बी नो एंट्री। कि अगर पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो पे भी कर रहा है, देन देयर विल बी नो एंट्री। तो ये आपका एक्सपेंसेस से रिलेटेड टॉपिक था कि जब हमें एक्सपेंसेस को जो है पे करना है, उसमें डिफरेंट हमारे पास क्या कुछ केसेस हो सकते हैं। बाकी चीज़ें हमारी डिस्कस हैं कि हमें पार्टनर का लोन अकाउंट बनाना है, आफ्टर देन कैपिटल अकाउंट, देन कैश और बैंक जो भी हमारे पास गिवन हो वो बनाएंगे। तो यहाँ अब रियलाइजेशन और रीवैल्यूएशन अकाउंट, इन दोनों का डिफरेंस भी हमें क्लियर हो गया होगा कि जो आपका रीवैल्यूएशन था वो एसेट्स की रीवैल्यू के लिए था और रियलाइजेशन अकाउंट जो है वो एसेट्स को सेल करने के लिए बनाया जाता है, दैट इज फॉर रीवैल्यू एंड दैट इज फॉर सेलिंग द एसेट्स। रीवैल्यूएशन तब बनाया जाता है जब आपकी फर्म जो है वो काम कर रही होती है और रियलाइजेशन हम तब बनाते हैं जब हमारी फर्म ही उस डिसॉल्व हो जाती है। ये डिसोल्यूशन के टाइम, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के टाइम बनता है। रीवैल्यूएशन बनता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, कि जब पुरानी पार्टनरशिप एंड हो जाए, नई पार्टनरशिप की शुरुआत हो जाए। तो यहाँ इस तरह से आपका ये बेसिक डिफरेंस रहता है। बाकी सब चीज़ें नॉर्मल आपकी गिवन है कि जब आपका रिजल्ट होता है यानी रीवैल्यूएशन के एंड में आपके पास जो भी वैल्यू आती है वो आपकी एसेट्स की कम या ज़्यादा हुई वैल्यू को शो करती है और रियलाइजेशन अकाउंट आपको एक फाइनल प्रॉफिट लॉस दिखाता है फर्म का जो भी है। अब हम यहाँ पर जो है वो रियलाइजेशन अकाउंट के एक फॉर्मेट की बात कर लेते हैं कि क्या फॉर्मेट रहता है हमारे रियलाइजेशन अकाउंट का। सेम डेबिट और क्रेडिट साइड होती है हमारे पास, फॉर्मेट वही है बिकॉज नॉमिनल अकाउंट है, कोई ज़्यादा चेंज है नहीं इसके अंदर आपके पास। तो यहाँ पहले डेबिट साइड में टू ऑल एसेट्स, सारी एसेट्स को उनकी बुक वैल्यू के ऊपर आपने ट्रांसफ़र कर देना है। टू फर्नीचर, टू आपका लैंड एंड बिल्डिंग, सारी एसेट्स को उनकी बुक वैल्यू पे ट्रांसफ़र कर देना है। इसी तरह से क्रेडिट साइड में सारी लाइबिलिटीज़ को उनकी बुक वैल्यू पे आपने जो है वो ट्रांसफ़र कर देना है। लाइबिलिटीज़ क्रेडिट में, एसेट्स आपकी डेबिट साइड में। अब यहाँ आपने लाइबिलिटीज़ में क्या चीज़ें नहीं लेनी है, पार्टनर का लोन अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट जो है वो नहीं लेना। आउटसाइड लाइबिलिटीज़ आपने सारी लेनी है। पार्टनर की वाइफ का लोन है वो आपके लिए आउटसाइड लाइबिलिटी है, उसको यहाँ ट्रांसफ़र करोगे। किसी भी तरह के प्रोविजंस हैं, अब तक हम सारे प्रोविजंस को डिस्कस कर चुके हैं, वो प्रोविज़न भी लेने हैं। एक प्रोविज़न और बात कर लेते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन जो फंड होता है आपका, तो उस फंड को आपने रियलाइजेशन में तब ट्रांसफ़र करना है जब उसके अगेंस्ट इन्वेस्टमेंट दी गई हो। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को तब लेना है जब उसके अगेंस्ट इन्वेस्टमेंट हो तो वो रियलाइजेशन में जाएगा। अगर उसके अगेंस्ट कोई इन्वेस्टमेंट शो नहीं हो रही बैलेंस शीट में तो वो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में उसको बांट देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। अब जो आपने ये सारी एसेट्स को ट्रांसफ़र किया है, उनको बेच के आपको जितना भी पैसा मिल रहा है वो आपने बाय बैंक या बाय कैश के थ्रू रिसीव कर लेना है। अमाउंट आपको जितना भी रिसीव्ड हो रहा है ऑन सेल ऑफ एसेट्स। और यहाँ लाइबिलिटीज़ को जो है आपने जितना भी चुका के पैसा जो है वो पे ऑफ करा है लाइबिलिटीज़ को, उसके लिए जो भी आपका लगा, तो टू बैंक या कैश यहाँ आपने लिखना है अमाउंट पेड फॉर लाइबिलिटीज़, कि लाइबिलिटीज़ के लिए आपने जितना भी अमाउंट जो है वो डिस्चार्ज करने के लिए लाइबिलिटीज़ को पे किया है। उसके बाद कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी के लिए पे किया है तो भी आपने यहाँ डेबिट साइड से उसको चार्ज करके लिखना है कि मैंने अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी के लिए भी पे किया है। देन टू बैंक या कैश फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जिनकी अभी बात की, उनको जब आप फर्म पे कर रही होगी
तो वो अपने डेबिट साइड से और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की एंट्री भी करेगी। अब यहाँ पर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट से आपको पैसा रिसीव हो रहा है तो वो भी बैंक या कैश अकाउंट के थ्रू आपको रिसीव हो जाएगा। अब कई बार अपने को कैश रिसीव नहीं होगा एसेट को बेचने से, क्योंकि पार्टनर टेक ओवर कर जाएगा एसेट को। तो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कि जब पार्टनर ने एसेट टेक ओवर कर ली। उल्टा कर दे, अगर पार्टनर लाइबिलिटी टेक ओवर करे तो यहाँ एंट्री हो जाएगी, क्योंकि लाइबिलिटीज को जहां से आपने पे ऑफ करना है, कैश मिल रहा है तो कैश रिसीव कर लो लाइबिलिटी के बदले, कैश नहीं मिलता, पार्टनर टेक ओवर करता है तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट लिख दो, लाइबिलिटी टेक ओवर कर ली पार्टनर ने। इसी तरह एसेट को बेच के कैश मिल रहा है तो ठीक है, पार्टनर टेक ओवर कर रहा है तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट लिख दो। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात, लाइबिलिटीज के मामले में कुछ ना भी कहे तो सारी पे ऑफ करनी है। एसेट्स के केस में अगर कह दे कि भाई किसी एसेट के बारे में कुछ ना कहे कि लैंड का कितना मिला, इट मीन्स लैंड बिकी नहीं, ट्रांसफर हो जाएगी बुक वैल्यू पर, यहाँ उसके बदले में कोई कैश रिसीव नहीं करेंगे। गुडविल को भी एसेट मान के डेबिट साइड में ट्रांसफर करना है, अगर कुछ पैसा मिल रहा है उसको बेच के तो क्रेडिट साइड में बैंक अकाउंट में रिसीव कर लेना है। उसके बाद जो भी प्रॉफिट लॉस इसका रिजल्ट होगा वो हम ट्रांसफ़र कर देंगे। अगर लॉस है तो यहाँ आ जाएगा आपके पास, प्रॉफिट है तो यहाँ से पार्टनर्स को मिल जाएगा। दैट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। सो इस टाइप में आपने जो है वो रियलाइजेशन अकाउंट को जो है वो प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट आपके पास सम है, वो प्रैक्टिस करेंगे आप, जर्नल एंट्रीज भी हैं उसमें और रियलाइजेशन अकाउंट का प्रिपरेशन भी है। ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।